friends, this is Nidhi and I welcome you all on my YouTube channel Nidhi Miss. I hope आप लोगों को मेरे वीडियो का फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा हो और मैं ऐसा होप करती हूँ कि आप लोगों को उस वीडियो से बहुत ही ज्यादा हेल्प हुई होगी और आप लोग सही सही आंसर्स कर पाए होंगे। तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 40 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो चलिए आज हम लोग एसएसटी का ही सेकेंड मॉडल टेस्ट को प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज हम लोग एसएसटी के सेकेंड मॉडल टेस्ट का क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय शासन किसका था। ठीक है, आपको बताना है कि 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय किसका शासन चल रहा था। तो पहला ऑप्शन है लुइस 14। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है लुई 15, नेक्स्ट ऑप्शन है लुई 16 एंड लास्ट ऑप्शन इज लुई 17। तो आपको बताना है कि जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी 1789 में, इसमें देखिए आपको दो क्वेश्चंस बन जा रहे हैं। पहली क्वेश्चन ये हो जाएगी कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में। अब पूछा जा रहा है कि फ्रांस की क्रांति जब हुई थी तो उस टाइम शासन किसका चल रहा था। तो बताइए कि उस टाइम किसका शासन चल रहा था। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ग, लुइस 16। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पिरिट ऑफ लॉ, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था। ठीक है, तो इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वोल्टेयर, नेक्स्ट ऑप्शन है मॉन्स्क्यू, थर्ड ऑप्शन है दिदरो, नेक्स्ट ऑप्शन है रूसो। तो बताइए, आपके पास 5 सेकेंड्स है, आप अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ख, मॉन्स्क्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कथन किसका है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। ठीक है, ये बात किसने कही थी कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। तो पहला ऑप्शन है मैटरनिक, सेकेंड ऑप्शन है मेजनी, थर्ड ऑप्शन है बिस्मार्क एंड द फोर्थ ऑप्शन इज रूसो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर क्या है, मैटरनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। पहला ऑप्शन है 1851 ईस्वी में, नेक्स्ट ऑप्शन 1861 ईस्वी में, नेक्स्ट ऑप्शन 1871 ईस्वी में, नेक्स्ट ऑप्शन है 1881 ईस्वी में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण आपका 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेडरिक सोरियू कौन था। बताइए फ्रेडरिक सोरियू कौन था। पहला ऑप्शन है फ्रांसीसी चित्रकार, नेक्स्ट ऑप्शन है जर्मन दार्शनिक, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का इतिहासकार और लास्ट ऑप्शन है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। तो आपको बताना है कि फ्रेडरिक सोरियू एक्चुअल में कौन था। तो बताइए फ्रेडरिक सोरियू कौन था। जल्दी से आप अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पहले आपको खुद से क्वेश्चंस को ट्राई करना है कि आप इसका आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी हो चुकी है। तो चलिए फ्रेडरिक सोरियू कौन था। फ्रेडरिक सोरियू आपका एक फ्रांसीसी चित्रकार था। फ्रेडरिक सोरियू कौन था, एक फ्रांसीसी चित्रकार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1870 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1875 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1880 ईस्वी में और लास्ट ऑप्शन है 1893 ईस्वी में। तो जल्दी से आप अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। लेकिन आपको याद रखना है कि पहले आपको क्या करना है, खुद से क्वेश्चन का आंसर करना है, ताकि आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है और आपको कहाँ पर कितना प्रिपरेशन करना है। तो चलिए क्वेश्चन क्या था, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा घ और 1893 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई। पहला ऑप्शन है 5 फरवरी 1922, दूसरा ऑप्शन है 8 नवंबर 1924, तीसरा ऑप्शन है 10 फरवरी 1927, चौथा ऑप्शन है 9 अप्रैल 1930। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। जल्दी से आप अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए
ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों की प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो चुकी है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है? 5 फरवरी 1922 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉल्ट एक्ट कब पारित हुआ? ठीक है, रॉल्ट एक्ट कब पारित हुआ? पहला ऑप्शन है 1918 ईस्वी, उसके बाद 1919 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन है 1920 ईस्वी और फोर्थ ऑप्शन है 1921 ईस्वी। तो बताइए रॉल्ट एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख 1919 ईस्वी में। आप लोगों को एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, आपको बताना है कि रॉल्ट एक्ट का भारत में बहिष्कार क्यों किया जा रहा था। ठीक है, आपको ये आंसर्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत में रॉल्ट एक्ट का बहिष्कार क्यों किया जा रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया? पहला ऑप्शन है आनंद मठ, नेक्स्ट है गीतांजलि, थर्ड ऑप्शन है गीता रहस्य, फोर्थ ऑप्शन है हिंद स्वराज। तो चलिए जल्दी बताइए कि वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आनंद मठ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बापू किन्हें कहा जाता है? आई थिंक ये बिना ऑप्शन के भी आप लोग बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि बापू किसे कहा जाता है। ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और कुछ आप लोगों को मॉडल सेट्स में और एग्जाम के दिन भी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपका झारखंड जीके से होगा एसएसटी में और एक क्वेश्चन एकदम बेसिक होगा जिसका आंसर आप लोग को पता होगा। तो आई थिंक आप लोग सभी को पता है कि हम लोग बापू किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग खुद से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समापत्य के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन है 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए समापत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? क, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि समापत्ति के आधार पर संसाधन के जो 2 प्रकार होते हैं उसके नाम क्या क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का मैदान, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो सबसे पहली बात की सीढ़ीदार खेती, यानी कि सीढ़ीदार खेती वहां की जाती है जो पहाड़ी इलाके हों। तो सबसे पहली बात की एक ऑप्शन तो अपने आप हट जाता है, कौन सा? उत्तर प्रदेश का मैदान, क्योंकि अगर मैदान है तो वहां हम सीढ़ीदार खेती नहीं करेंगे। हम सीढ़ीदार खेती कहां पर करते हैं? जहां पर पहाड़ी इलाका हो। और वो कौन सा प्लेस होगा? जल्दी बताइए। यस, एकदम राइट। आप लोगों ने क्या आंसर किया है? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उत्तराखंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा, यानी कि मिट्टी, किस प्रकार की मिट्टी या मृदा पाई जाती है? पहला ऑप्शन है लाल और पीली, सेकेंड ऑप्शन है काली, थर्ड ऑप्शन है जलोढ़ और फोर्थ ऑप्शन है ज्वारीय। तो बताना है कि आपको कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं के द्वारा जो मिट्टी पाई जाती है वो किस प्रकार की मिट्टी होती है। आई थिंक ये आप लोग आसानी से आंसर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नदी द्वारा, डेल्टाओं के द्वारा जो मिट्टी लाई जा रही है वो किस प्रकार की मिट्टी होगी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मृदा को, यानी कि किस मिट्टी को रेगर या स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी या मृदा भी कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है काली, दूसरा ऑप्शन है जलोढ़, तीसरा ऑप्शन है लाल, चौथा ऑप्शन है लेटराइट। तो जल्दी से बताइए कि कौन सी ऐसी मिट्टी जिसे हम लोग रेगर या स्वतः जुताई वाली भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? काली मिट्टी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है संयुक्त वन प्रबंधन, सेकेंड ऑप्शन है चिपको आंदोलन, थर्ड ऑप्शन है बीज बचाओ आंदोलन, फोर्थ ऑप्शन है वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत जैव विविधता में समृद्ध है। ठीक है, भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है। विश्व की कितनी प्रतिशत
विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है। ठीक है, भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है। आपको बताना है विश्व का कितना प्रतिशत उपजातियां यहाँ पर पाई जाती है। पहला ऑप्शन है 8%, नेक्स्ट ऑप्शन है 16%, नेक्स्ट ऑप्शन है 32% और फिर नेक्स्ट ऑप्शन है 1%। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 8%, यानी कि ऑप्शन नंबर क। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ठीक है, पहला ऑप्शन है 1952, नेक्स्ट ऑप्शन है 1986, नेक्स्ट ऑप्शन है 1972, नेक्स्ट ऑप्शन है 1992। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ग 1972 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, नेक्स्ट ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, नेक्स्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, नेक्स्ट ऑप्शन है विनोबा भावे। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से एक आंसर को चूज करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डीवीसी। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? आई थिंक बिना ऑप्शंस के भी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, फिर भी मैं ऑप्शन दे देती हूँ। झारखंड, बिहार, पंजाब, राजस्थान। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या है। आप लोग का आंसर एकदम करेक्ट है, इसका आंसर क्या होगा? झारखंड। क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर बांध में कौन सा राज्य प्रभावित होता है? कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, नेक्स्ट ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, लास्ट ऑप्शन है इनमें से सभी। जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, यानी कि गुजरात। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। औसत आय प्रति व्यक्ति की गणना किस प्रकार की जाती है? पहला ऑप्शन है देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या, नेक्स्ट ऑप्शन है देश की कुल आय गुना देश की कुल आय इंटू देश की कुल जनसंख्या, नेक्स्ट ऑप्शन है देश की कुल आय प्लस देश की कुल जनसंख्या, लास्ट ऑप्शन है देश की कुल आय प्लस देश की कुल जनसंख्या। तो जल्दी से बताइए कि औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क, देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, सेकेंड ऑप्शन है मानव विकास सूचांक, नेक्स्ट ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद, लास्ट ऑप्शन है जनसंख्या। तो जल्दी से बताइए कि विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है। जल्दी से आप अपना आंसर बताइए और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर का प्रति व्यक्ति आय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवीकरणीय साधन का उदाहरण डैश है। नवीकरणीय साधन का उदाहरण डैश है। कोयला, पेट्रोल, भूमिगत जल, उपरोक्त सभी। नवीकरणीय यानी कि जिसका निर्माण फिर से किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग भूमिगत जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोगों के विकास के लक्ष्य डैश होते हैं। लोगों के विकास के लक्ष्य डैश होते हैं। पहला ऑप्शन है समान, नेक्स्ट ऑप्शन है भिन्न या परस्पर विरोधी, थर्ड ऑप्शन है अपरिवर्तित, लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ख, भिन्न या परस्पर विरोधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, रामू एक किसान है जिसने अधिशेष गेहूं को एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 रुपए किलोग्राम की दर से बेच दिया।
बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीजों का उपयोग कर बिस्कुट के 4 पैकेट बनाई और बाजार में उपभोक्ताओं को 80 रुपए में 20 रुपए प्रति पैकेट बिस्कुट बेचा। सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उपयुक्त में से किस वस्तु के मूल्य को लिया जाएगा? ठीक है, आपको बताना है। इससे रिलेटेड आपका कल भी एक क्वेश्चन था, ठीक है, उसी तरह से आज भी एक क्वेश्चन है। तो इसका पहला ऑप्शन है गेहूं, सेकेंड ऑप्शन है आटा, थर्ड ऑप्शन है चीनी एवं तेल और चौथा ऑप्शन है बिस्कुट। कल भी आप लोग पढ़े थे कि पूछा गया था कि हम लोग जैसे अंतिम मूल्य का ही गणना क्यों करते हैं, तो उसी तरह से ये क्वेश्चन है, उसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर है बिस्कुट, ठीक है, यानी कि लास्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सेवा, सेकंड ऑप्शन है कृषि एवं सहायक, थर्ड ऑप्शन है द्वितीयक और फोर्थ ऑप्शन है प्राकृतिक। आपको बताना है विनिर्माण की क्रिया, ठीक है, जहां पे हम लोग निर्माण करते हैं किसी चीज का वो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग, द्वितीयक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहां सवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहां उसे वर्ष में कुछ दिन सवैतनिक अवकाश मिलता है। इन दोनों में से किसका कार्य क्षेत्र संगठित है और किसका असंगठित? तो कल भी इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखे थे कि किसका कार्य संगठित होगा और किसका असंगठित होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है अनीता का काम असंगठित होगा और सीता का संगठित होगा। सेकेंड ऑप्शन है अनीता का संगठित वर्क होगा और सीता का असंगठित होगा। थर्ड ऑप्शन है अनीता और संगीता दोनों का संगठित होगा और लास्ट ऑप्शन है अनीता और सीता दोनों का असंगठित होगा। तो दोनों का तो सेम प्रोफेशन नहीं है, जो भी दोनों काम कर रहे दोनों का अलग अलग काम है और दोनों का अलग अलग क्षेत्र में भी काम आता है। तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अनीता और सीता किस क्षेत्र से बिलोंग करेंगे, उनका कार्य का क्षेत्र कौन सा होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क है, जिसमें कि अनीता का जो कार्य क्षेत्र है वो असंगठित है और सीता का जो कार्य क्षेत्र है वो संगठित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य डैश होता है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य डैश होता है। पहला ऑप्शन है पहले से ही शामिल, सेकेंड ऑप्शन है बाद में शामिल, थर्ड ऑप्शन है शामिल नहीं, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का पहले से ही शामिल, क्योंकि जब हम अंतिम वस्तु का मूल्य निकालते तो टोटल जितना भी होता है हम सारी चीजों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? पहला ऑप्शन है 2005 ईस्वी में, सेकेंड ऑप्शन है 2006 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है 2007 ईस्वी में और फोर्थ ऑप्शन है 2008 ईस्वी में। तो चलिए जल्दी से अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है 2005 ईस्वी में। भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक, दूसरा ऑप्शन है द्वितीयक, तीसरा ऑप्शन है तृतीयक, चौथा ऑप्शन है चतुर्थ। तो चलिए जल्दी से बताइए कि भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग यानी कि तृतीयक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? ठीक है, यानी कि कौन सी बात गलत है हमें वो बताना है। पहला ऑप्शन देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। नेक्स्ट ऑप्शन है क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। नेक्स्ट ऑप्शन है विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा। नेक्स्ट ऑप्शन है अदालतों के संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार ना होना। तो जल्दी से बताइए कि संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सी बात गलत कही गई है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर घ, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्यान का अधिकार ना होना, ये बात गलत है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है?
पहला ऑप्शन है 20%, सेकेंड ऑप्शन है 30%, थर्ड ऑप्शन है 40% और लास्ट ऑप्शन है 50%। तो बताना है कि बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों की प्रतिशत कितनी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग यानी कि 40%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया है। पहला ऑप्शन है 1956, सेकेंड ऑप्शन है 1958, थर्ड ऑप्शन है 1960 और फोर्थ ऑप्शन है 1962। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग 1960 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूची भाषाओं का दर्जा दिया गया है। पहला ऑप्शन है 15, सेकेंड ऑप्शन है 17, थर्ड ऑप्शन है 19 और लास्ट ऑप्शन है 22। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लास्ट ऑप्शन यानी कि 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है भारतीय संघ राष्ट्रपति, सेकेंड ऑप्शन है राज्य उपराष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन है नगर निगम मेयर, फोर्थ ऑप्शन है ग्राम पंचायत सरपंच और मुखिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क भारतीय संघ राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 7 पार्टी अलायंस सप्त दलीय गठबंधन का गठन किस देश में किया गया था। पहला ऑप्शन है चीन, सेकेंड ऑप्शन है नेपाल, थर्ड ऑप्शन है बोलीविया, फोर्थ ऑप्शन है श्रीलंका। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख यानी कि नेपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलीविया किस महादेश में अवस्थित है। पहला ऑप्शन है अमेरिका, सेकेंड ऑप्शन है लातिनी अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है अफ्रीका और फोर्थ ऑप्शन है यूरोप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ख दक्षिण अमेरिका। फेडेकोर, सेकेंड ऑप्शन है 7 पार्टी अलायंसेस, थर्ड ऑप्शन है बाससेफ और फोर्थ ऑप्शन है नेशनल अलायंस फॉर पल्स मूवमेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क फेडकोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज्यादा लोगों तक फैला रहता है। थर्ड ऑप्शन है दबाव समूह सत्ता में नहीं आने चाहते जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। फोर्थ ऑप्शन है दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ यानी कि दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के होते हैं, दोनों का नेचर सेम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल में SPA 7 पार्टी अलायंसेस ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था। पहला ऑप्शन है गिरिजा प्रसाद कोइराला, सेकेंड ऑप्शन है राजा ज्ञानेंद्र, थर्ड ऑप्शन है राजा बीरेंद्र और फोर्थ ऑप्शन है राजा महेंद्र। तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा राजा बीरेंद्र। तो ये था आपका SST मॉडल टेस्ट का सेट 2 जिसमें कि हम लोगों ने आज 40 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और आई होप आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस सही हुए हैं और जिनके क्वेश्चंस ज्यादा गलत हो रहे हैं फिर से मैं यही सजेस्ट करूंगी कि पहले आप एक बार अच्छे से बुक के चैप्टर्स को पढ़ लीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आराम से आंसर्स कर पाएंगे। और ज्यादातर आप देख रहे हैं कि टॉपिक कहीं ना कहीं सेम रिपीट हुआ है दोनों सेट में, तो आप जब पांचों सेट पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक पे ज्यादा आपको फोकस करना है। एंड अगर आप लोगों को और भी किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूं कि आपके जितने भी डाउट्स और जितने भी कंफ्यूजन है मैं उन सबको क्लियर कर पाऊं। एंड आई होप आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि एग्जाम में आपका ज्यादातर जो भी आप क्वेश्चंस देखेंगे वो मॉडल सेट से ही रहेंगे। ठीक है, भले ही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा बट जो टॉपिक्स आपको मॉडल सेट्स में देखने को मिल रहे हैं उसी टॉपिक से आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग पूरे मॉडल टेस्ट को क्या कीजिए, जितने भी मॉडल सेट्स है उसको एनालाइज कीजिए कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसी के हिसाब से आप लोग अपनी प्लानिंग कीजिए और उसी हिसाब से आप लोग अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए और साथ ही साथ अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग मुझे ढेर सारे लाइक्स देंगे
और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक